हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी। सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, क्यों है वो आज हम लोग समझने जा रहे हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, उसको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलता है, क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिलता है कानून में, ये हम लोग लीगल प्रोविजंस हम लोग आज समझने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग शुरू करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल वर्ड का मतलब से शुरू करते हैं। नेगोशिएबल वर्ड का मतलब ही होता है ट्रांसफरेबल। तो इसका मतलब होता है कि आप को अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी और से मिला होगा तो आप बन जाओगे उसका होल्डर। होल्डर सिर्फ होना काफी नहीं है, होल्डर होने के बाद अगर आप अपने आप को साबित कर सकते हो लीगल प्रोविजंस के थ्रू कि यू आर द होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे प्रिविलेजेस आप एंजॉय कर पाओगे अंडर द लॉ। तो क्या क्या करना होगा आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको द पर्सन मस्ट बी ए होल्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको होल्डर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। होल्डर बनने के लिए क्या करना होगा, दो यहाँ पे बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आपको ध्यान देना होगा। ही मस्ट हैव एक्वायर्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब आपको जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप एक्वायर कर रहे हो, पहले तो ये इंश्योर करो कि उसका ड्यू डेट तो पार नहीं हो गया है। अगर उसका ड्यू डेट पार होने के बाद आप उसको एक्वायर कर रहे हो तो वो कोई काम का तो है नहीं, बिकॉज आफ्टर द मैच्योरिटी डेट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑलरेडी वॉइड, वो बेकार हो चुका है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर आपको करना होगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, नंबर वन। और दूसरा क्या है, आपको होल्डर को देखिए, होल्डर बनने के लिए एक तो ड्यू डेट से पहले आपको एक्वायर करना होगा, जैसे मैंने बोला। साथ में होल्डर का पूरा मीनिंग को मैंने यहाँ पे साइड में मैंने एक्सप्लेन किया। होल्डर, हु इज द होल्डर? ही इज द पोजेसर ऑफ एनी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। पोजेसर का मतलब जिसके पास है फॉर द टाइम बिंग, जो होल्ड कर रहा है, जो रख रहा है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, जिसमें प्रोमिसरी नोट आ जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, चेक आ जाएगा। लेकिन चेक के केस में सावधान रहिएगा, चेक लेकिन दो किस्म का होता है, बियरर चेक और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो बियरर चेक अगर है तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। इफ यू आर सिंपली होल्डिंग द बियरर चेक, यू आर डीम्ड टू बी द होल्डर। ठीक है, तो और चेक इफ पेबल टू बियरर और पेबल टू इंडोर्सी देयर ऑफ इफ पेबल टू ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा वो चेक, तो आपको इंश्योर करना होगा कि चेक क्या आपको एंडोर्स किया गया था, क्या चेक में जो लैंग्वेज यूज किया है पे टू करके, वहां पे क्या आपका नाम मेंशन्ड है, क्या आप एंडोर्सी हो। अगर आप चेक के एंडोर्सी हो, इन केस द चेक इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, तो आप बन जाओगे होल्डर। मतलब मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूं, दो किस्म का चेक होता है, एक बियरर चेक और एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो अगर वो बियरर चेक है तो आपको वहां पे चेक में आपका नाम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिंपली उस चेक को बियर कर रहे हो यानी कि होल्डर हो, तो आप अपने आप को आसानी से उसका होल्डर यानी कि पोजेसर के हिसाब से साबित कर पाइएगा। लेकिन अगर ये चेक जो है वो अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि चेक का एंडोर्समेंट अगर आपको किया गया है तभी आप उसका होल्डर बनिएगा, अदरवाइज आप इसका होल्डर अपने आप को साबित नहीं कर पाइएगा। सेकेंडली, यू मस्ट हैव एक्वायर्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का ड्यू डेट से पहले आपको इसको क्या करना होगा, एक्वायर करना होगा। नेक्स्ट, होल्डर, मैंने जैसे आपको बोला था कि होल्डर होना काफी नहीं है, कुछ एडिशनल दो क्राइटेरियाज आपको सेटिस्फाई करना होगा, तब जाकर के आप होल्डर इन ड्यू कोर्स का प्रिविलेजेस एंजॉय कर पाओगे। तो क्या क्या है वो पॉइंट्स, तो सेकंड पॉइंट यहां पे देखिए। अच्छा, ये तीन सभी पॉइंट्स लेकिन के बीच में लेकिन एंड होगा। एंड मतलब ये पॉइंट भी नेसेसरी है, सेकंड वाला पॉइंट भी नेसेसरी है और थर्ड वाला पॉइंट भी नेसेसरी है। कोई एक पॉइंट भी अगर आप डिससैटिस्फाई कर रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ बिकमिंग द होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो क्या है सेकंड पॉइंट, ही मस्ट हैव एक्वायर्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड फेथ में आपको क्या करना होगा, इसको एक्वायर करना होगा, दैट इज with bona fide intentions, bona fide
इंटेंशंस, तो बोनाफाइड इंटेंशन से आपको इसको एक्वायर करना होगा। तो गुड फेथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि गुड फेथ क्या होता है। गुड फेथ का मतलब होता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं अराइज करना चाहिए इस बात को लेकर के, आपके मन में कोई सस्पिशन नहीं अराइज करना चाहिए कि जिससे आपने बिल को एक्वायर किया वो जो है वो एक फ्रॉड इंसान है, और उसका जो टाइटल है या फिर उसका जो टाइटल है, खुद का टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है। मतलब सीधी बात है, मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर किया, तो मिस्टर ए को कोई सस्पिशन नहीं अराइज करना चाहिए कि मिस्टर बी खुद उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसका मालिक नहीं हो सकता है, उसका जो टाइटल है, मिस्टर बी का जो टाइटल था वो डिफेक्टिव टाइटल है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपका खुद का टाइटल डिफेक्टिव होगा तो आप किसी और को कैसे आप गुड टाइटल ट्रांसफर कर पाओगे। उसका भी आप जो टाइटल ट्रांसफर करोगे, जो ओनरशिप, टाइटल का यहाँ पे मतलब होता है ओनरशिप, तो जो ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आप ट्रांसफर करोगे वो भी तो डिफेक्टिव निकलेगा। तो लेकिन यहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स को यहां पे ये साबित करना पड़ेगा कि हम गुड फेथ में इसको एक्वायर किए थे, मेरे को कोई नॉलेज नहीं था इस बात का कि जो आदमी हमको ट्रांसफर कर रहा है, जो इंसान हमको ट्रांसफर कर रहा है, जो एंडोर्सर हमको ट्रांसफर कर रहा है, उसका खुद का टाइटल यहां पे क्या था, डिफेक्टिव था, या फिर ऑलरेडी ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद जाकर के उसके हाथों में ये बिल जो है वो मिला था। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ही मस्ट हैव एक्वायर्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, दैट इज विथ बोनाफाइड इंटेंशंस, दैट इज विदाउट एनी नॉलेज रिगार्डिंग एनी डिफेक्ट्स इन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। जो उसको ट्रांसफर कर रहा है उसका टाइटल में उसके ओनरशिप को लेकर के कोई क्वेश्चन उसके मन में अराइज नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड, ही मस्ट हैव एक्वायर्ड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब उसको क्या करना होगा, फॉर वैल्यू उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर करना होगा। वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब होता है फॉर मनी और एनीथिंग अदर देन मनी। मतलब मनी के टर्म्स में, या कोई और सर्विसेज हो सकता है, कोई गुड्स हो सकता है, वो सप्लाई किया होगा, तब उसको जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, तब जाकर के उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार में कुछ गुड्स सप्लाई किया था। मिस्टर बी ने बदले में उसको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि ऑलरेडी वो किसी और के नाम से ड्रॉ किया हुआ था, उसको एंडोर्स कर देता है। तो यहां पे ये जो एंडोर्सी है, दैट इज मिस्टर ए, वो उसको माना जाएगा कि वो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स है, क्योंकि वो यहां पे फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, दैट इज फॉर गुड्स अगेंस्ट गुड्स, वो क्या कर रहा है, गुड सप्लाई के अगेंस्ट में उसको ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हो रहा है। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को समझ जाने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेन प्रिविलेजेस वो एंजॉय करेगा। तो सबसे बड़ा प्रिविलेज उसका ये होगा कि वो कोई भी प्रायर पार्टी को वो क्या कर पाएगा, अपना रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। ही कैन होल्ड अकाउंटेबल एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज एंड ही कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एनी प्रायर पार्टी। समझाता हूं ये बात को। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई बिल ड्रॉ किया था, वो बिल उसके पास था, उसने बी को एंडोर्स किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, डी ने फिर ई को एंडोर्स किया, ई होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। ई जाकर के क्या करता है, वो जाकर के जो भी ड्रॉवी है उससे पैसा जाकर के मांगता है ऑन द मैच्योरिटी डेट, और उसको पैसा नहीं मिलता है, बिल डिसऑनर्ड हो चुका होता है। तो अगर उसका बिल डिसऑनर्ड हो चुका होगा तो ई का प्रायर पार्टीज कौन कौन हुआ, डी, सी, बी और ए। तो वो किसी भी प्रायर पार्टी को यहां पे रिस्पॉन्सिबल बना सकता है। वो कोई भी प्रायर पार्टी से अपना जो अमाउंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको रिकवर यहां पे कर सकता है, या तो इन फुल और इन पार्ट, जैसे उसको सही लगे वो यहां पे पैसा रिकवर कर सकता है। सेकेंडली, अगर एक बार ये बात साबित हो जाए कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास ये बिल पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि ये जो बिल है ना वो गंगा जल बन जाएगा। मतलब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स बेसिकली गंगा जल है। मतलब आप समझ लीजिए सारे जो पाप है ना बिल ऑफ एक्सचेंज में, वो सारे धुल जाएंगे। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि बिल में अगर कोई भी डिफेक्टिव टाइटल वगैरह रहा होगा, कोई बिल में अगर कोई फॉर्ज सिग्नेचर रहा होगा, या कोई भी किसी भी तरह का अशुद्धि रहा होगा, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास पहुंचने के बाद ये बिल्कुल पाक साफ बन जाएगा। ये बिल में और कोई डिफेक्ट नहीं रहेगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज
पूरे बिल का अमाउंट को आराम से रिकवर कर पाएगा, इवन दो द बिल हैज बीन दैट वाज एंडोर्स्ड टू हिम वाज एक्चुअली अ डिफेक्टिव बिल, दैट मींस द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर वाज एक्चुअली डिफेक्टिव फॉर व्हिच ही हैड नो नॉलेज ऑफ इट, जिसके लिए उसके पास कोई नॉलेज नहीं था कि वो जो जिससे बिल ले रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव है। तो ये एक मेजर प्रिविलेज वहां पे उसको मिल सकता है, दैट इज ही कैन रिकवर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और द अमाउंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज प्रॉमिसरी नोट और चेक एटसेट्रा, फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज। ये सबसे बड़ा फैसिलिटी उसको मिलेगा। सेकेंडली, उसके पास बिल पहुंचने के बाद बिल पूरी तरीके से पाक साफ बन जाएगा, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या कर पाएगा, वो इस बिल को विदाउट एनी डिफेक्ट वो इस बिल को अपना सकेगा, अपने पास रख सकेगा और इसके बिल के अगेंस्ट में पेमेंट वसूल कर पाएगा। इसके बाद अब देखिए होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी कभी कभी आपको पूछा जाता है। तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में के बीच में मेनली ये सेकंड और थर्ड पॉइंट का डिफरेंस होता है। आप होल्डर बन जाते हो, उसके वो काफी नहीं है, होल्डर के साथ साथ आपको ये दो एडिशनल क्राइटेरिया अगर आप सेटिस्फाई कर पाओगे तभी आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बनोगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स इज दैट द इन केस ऑफ होल्डर इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्वायर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट एटसेट्रा फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का यहां पे होना या ना होना होल्डर के केस में जरूरी नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है इन केस ऑफ ए होल्डर, पर कंसिडरेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन केस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेकेंडली, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड फेथ का होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। होल्डर के केस में गुड फेथ का होना या ना हो, गुड फेथ का होना उतना ज्यादा एसेंशियल नहीं है जितना कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में। होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में गुड फेथ का होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पूरी तरीके से वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गया। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।